नमस्कार। नामा साहित्य वार्षिकी 2024 में प्रकाशित कथा का प्रियंबत का एक मृत्यु की प्रतीक्षा में सुनी गई सिम्फनी पर सुप्रसिद्ध आलोचक अपना समीक्षात्मक विचार रखेंगी और हम रोहिणी जी को एक प्रखर आलोचक के रूप में जानते हैं और आलोचना की कई पुस्तकों की रचयिता रोहिणी जी अपनी इस उपन्यास पर विचार व्यक्त करेंगी। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। रोहिणी जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया महेश्वर जी। सबसे पहले तो आपको, पुस्तकनामा को और राकेश बिहारी को बहुत बहुत साधुवाद कि इतनी महत्वपूर्ण रचना को उन्होंने प्रकाशित किया। आज के समय में जब तात्कालिकता के दबाव लेखक पर इतने ज्यादा हावी होते हैं कि उसे छपना है और तुरंत प्रसिद्ध भी हो जाना है, और उपभोक्ता संस्कृति के दबाव इतने हैं कि उसे उस तरह की औसत रचना सामने लेकर आनी है जो मासेस को, क्लासेस को नहीं, मासेस की पसंद का हिस्सा बन सके ताकि उसका सर्कुलेशन ज्यादा हो। तब ऐसी स्थिति में इस उपन्यास का प्रकाशन करना, जिसका रोम रोम राजनीतिक दार्शनिक चेतना से बिंधा हुआ हो, यह अपने आप में एक सैल्यूट करने वाली बात। एक मृत्यु की प्रतीक्षा में सुनी गई सिम्फनी कोई मामूली उपन्यास नहीं है कि आप इसे पढ़ें, इसके मर्म तक तुरंत पहुंच जाएं और इस पर आप जी भरकर बातें करें। दरअसल यह अपने आप में एक चुनौती है, क्योंकि यह जितना ऊर्ध्व चेतना संपन्न उपन्यास है, वह अपने पाठक से उतना ही संपन्न ज्ञान बोध मांगता है। मैं इस उपन्यास को पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि यह समय की शिला पर उत्कीर्ण सांस्कृतिक विकास की यात्रा है। राजनीति इसके केंद्र में है, लेकिन यह राजनीतिक केंद्रित उपन्यास नहीं है, यह राजनीतिक चेतना का उपन्यास है। और यहाँ मैं इस तथ्य को रेखांकित करना चाहूंगी, या अपने इस बात को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहूंगी कि राजनीतिक चेतना और राजनीति केंद्रित उपन्यास, इसमें अंतर यह है कि जहां राजनीतिक केंद्रित उपन्यास तात्कालिकता से संबंधित होता है, हमारा अपना समय, हमारे अपने समय की आकांक्षाएं, हमारे अपने समय की तड़पन, कराहें, हमारे अपने समय के दबाव, शोषण, वे सब इतने प्रमुख होते हैं कि उसमें आत्मपरकता आ जाती है और आप राजनीति के किसी एक खेमे से अनायास संबद्ध हो जाते हैं। आपकी रुचियां, आपके प्रेफरेंसेस, आपके विद्वेष, आपके द्वंद्व, आपके विचलन और आपकी मोहग्रस्तता एक खास पार्टी के साथ एक स्टैंड उसको परिभाषित करने लगती है। तो इस तरह से वह राजनीति केंद्रित उपन्यास राजनीति के स्याह सफेद खानों का चित्रण करते हुए समय को एक व्यापक फलक पर न देख पाता है न रच पाता है, जबकि राजनीतिक चेतना का उपन्यास पर्सनल से इम्पर्सनल होते चले जाने की एक गहन वैचारिक यात्रा है। इस उपन्यास में मुझे वह गहन वैचारिक यात्रा मिलती है, क्योंकि यहाँ राजनीति का संबंध किसी एक काल से नहीं है। यहाँ यह एक इतने बड़े फलक का उपन्यास है, इतना संश्लिष्ट उपन्यास है कि तमाम कालखंड, समय के आर पार, तमाम दिशाएं, तमाम दर्शन, तमाम स्वप्न, देश काल, वातावरण, सभ्यताएं, संस्कृतियां, इतिहास, परंपराएं, वो बेधड़क चली आती हैं। समय सीमा, भूगोल के तमाम अतिक्रमणों को पार करते हुए वे वहां एक खास जुगलबंदी में समय के घावों को चाटती हैं, उन्हें कुरेदती हैं और उस कुरेदन में अपने मनुष्य होने की आकांक्षा को पहचानती हैं। तो दरअसल यही राजनीतिक चेतना का उपन्यास है। चेतना चूंकि स्मृति, स्वप्न,
अनुभव, आकांक्षा, संघर्ष, जिजीविषा के तंतुओं से बुनी होती है, इसीलिए वह चेतना को रचती है। चेतना के ये आवश्यक तत्व जब राजनीति के भीतर प्रविष्ट करते हैं तो अनायास उस राजनीति चेतना को राजनीतिक दार्शनिक चेतना का रूप दे देते हैं। इसीलिए सवाल ये नहीं रहता कि राजनीति का कौन सा खेमा अच्छा है या राजनीति का कौन सा स्वरूप अच्छा है। सवाल उससे बढ़कर हो जाते हैं कि राजनीति यानी सत्ता, क्या राज सत्ता ही अपने आप अपने किले बनाती है या राज सत्ता चलने के लिए अपने किलों को अक्षुण्ण रखने के लिए अन्य सत्ताओं का भी संयोजन करती है, और वो अन्य सत्ताएं हैं धर्म सत्ता, पूंजी सत्ता। तो क्या इन तीनों सत्ताओं का गठजोड़ मनुष्य के कल्याण के लिए है, एक व्यक्ति को समुन्नत ऊर्ध्व चेतना बनाने के लिए है, या वह व्यक्ति का खून चूसकर ही अपने सिंहासनों के पायों को मजबूत करता है? तो इसीलिए जब दार्शनिक राजनीतिक चेतना का यह उपन्यास में पढ़ती हूं तो मुझे इसमें बहुत से सवाल दिखाई पड़ते हैं। मनुष्य क्या है, समय समाज क्या है, सभ्यताएं संस्कृतियां क्या है, न्याय क्या है, ईश्वर क्या है, मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, व्यक्ति और मनुष्य में क्या अंतर संबंध है, धर्म की सत्ता व्यक्ति को बौना क्यों बनाती है, और मनुष्य की संघर्ष चेतना किस तरह के नायक को रचती है। मनुष्य समय का, सभ्यताओं का, संस्कृति का सर्जक भी है और केंद्र बिंदु भी है। इसीलिए जब दर्शन की बात होती है तब जीवन की अनवरतता की बात होती है, जीवन के रहस्यों का आख्यान किया जाता है। और तब जब मैं इस पृष्ठभूमि के साथ इस उपन्यास के शीर्षक पर पुनर्विचार करती हूँ तो मुझे शीर्षक और उपन्यास का शिल्प दोनों बहुत ज्यादा चौंकाते हैं। शीर्षक है एक मृत्यु की प्रतीक्षा में सुनी गई सिम्फनी। एक मृत्यु, किसकी मृत्यु? एक यानी एक विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु। कौन है वो व्यक्ति जो सत्ता के शिखर पर आरूढ़ है? क्या वह व्यक्ति हमारे समय का तानाशाह है जिसकी मृत्यु की प्रतीक्षा में समय सांस रोककर प्रतीक्षा कर रहा है, या वह तमाम सभ्यताओं संस्कृतियों के तानाशाहों की मृत्यु का रूपक रचता हुआ वह बता रहा है कि तानाशाह किस तरह से मनुष्य संस्कृति के लिए घातक होते हैं? क्या वह सपनों की मृत्यु का उपन्यास है? यह जो एक मृत्यु है, क्या वह सपनों की मृत्यु है? क्या वह किसी राजतंत्र और लोकतंत्र के द्वंद्व की बात करते हुए राजतंत्र की मृत्यु का आख्यान रच रही है? क्या यह मृत्यु के बहाने भय, घृणा, त्रास, समर्पण, बुजदिली, कायरता, पलायन, आत्मसंकीर्णता, सत्ता लोलुपता जैसी कुत्सित मनोवृत्तियों के अंत की, उनकी मृत्यु की प्रतीक्षा की जा रही है, या मृत्यु की प्रतीक्षा के बहाने दरअसल हाथ से छूट पड़ती जीवन की उन डोरों को कसकर पकड़ने और उनकी पुनर्रचना के संकल्प का उपन्यास है, जो विचार, तर्क, बुद्धि, न्याय चेतना, संघर्ष और जिजीविषा के साथ अपने आप को पुष्ट करता चलता है? निश्चित रूप से यह उपन्यास मृत्यु बोध का उपन्यास तो बिल्कुल नहीं। यह मृत्यु बोध के उपन्यासों को याद करती हूँ तो मुझे तीन उपन्यास याद आते हैं। ए लड़की और निर्मल वर्मा का उपन्यास अंतिम अरण्य। नहीं, यह उपन्यास उनकी सूची में नहीं। तीसरा उपन्यास अज्ञेय का अपने अपने अजनबी मुझे थोड़ा सा इसके करीब जान पड़ता है, क्योंकि वहां जीवन और मृत्यु की संधि पर बैठकर मृत्यु के सामने जीवन के गूढ़ दार्शनिक संदर्भों को पकड़ने की चेष्टा की गई है। यह उपन्यास मृत्यु का उपन्यास तो है, लेकिन इन तीनों उपन्यासों से बिल्कुल अलग इसमें जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो रहा है या हो रहा होगा, उसको साक्षात किया ही नहीं गया है, वह अनुपस्थित है। और तब फिर मुझे दो उपन्यास याद आते हैं, एक रेबेका उपन्यास और एक स्पार्टाकस, जेम्स हार्वर्ड का उपन्यास स्पार्टाकस।
जो आदि विद्रोही के नाम से भी हिंदी में अनुदित हुआ है। आदि विद्रोही या स्पार्टाकस की बात मैं इसीलिए करना चाहूंगी कि वहां स्पार्टाकस रोमन पहली सदी के रोम की पृष्ठभूमि में उसे उकेरा गया है। वह गुलाम प्रथा को समाप्त करना चाह रहा है। राजशाही के सामने जो गुलामों के बलबूते पर ही अपनी सत्ता के पायों को मजबूत करती है, उसे वह चुनौती दे रहा है। वो उसे बहुत ज्यादा धकेल रहा है, उसके साथ वो कॉम्बैट कर रहा है, एक द्वंद्व युद्ध कर रहा है। बेशक उसे पता है कि मेरी मृत्यु और मेरी पराजय निश्चित है, लेकिन फिर भी एक नए युग के आह्वान की क्रांतिकारी चेतना का रूपक रचकर वह हमारे सामने आता है। यहाँ चूंकि जो व्यक्ति मृत प्राय है, जो राजा है, वह हमारे सामने नहीं है, तो यह उपन्यास बिल्कुल एक नए शिल्प को गढ़ता है। मैंने जैसे बताया, तो उसमें जो एक पात्रों की भीड़ जुटाई गई है, वह पात्र उस अपनी बातचीत में उस मृत पराय केंद्रीय चरित्र का चरित्र चित्रण करते हुए दिखाई पड़ते हैं। वह उसके व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को हमारे सामने रखते हैं, ताकि हम उनके आलोक में उस तानाशाह आसन्न मृत्यु शैया पर लेटा हुआ उस तानाशाह के व्यक्तित्व की हम एक झलक पा सके, और उसके बहाने मनुष्य और मनुष्यता को रुग्ण और नष्ट करने वाली मनुष्य की मनोवृत्तियों और ग्रंथियों पर भी विचार करें कि तानाशाह क्या अकेले ही अपनी एक हस्ती के साथ अवतरित होता है, या मनुष्य की कायरताएं, उसका स्वार्थी, उसकी लिप्साएं ही किसी एक व्यक्ति के भीतर तानाशाह होने के अवगुणों, क्रूरताओं और दंभ को, अहंकार को भरती चलती है, उसे प्रगाढ़ करती चलती है। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि यह हमारे अपने समय को संबोधित रचना भी है, कि हम उस तानाशाह के अंत की प्रतीक्षा करते हुए अपने भीतर भी उतर कर देखें कि किसी एक व्यक्ति को तानाशाह बनाने में हमारी अपनी कितनी सहभागिता रही है। यह हमारी मनुष्य के तौर पर हमारी अपनी दुर्बलताओं, कायरताओं, लिप्साओं, हताशाओं और किंकर्तव्य विमूढ़ताओं पर भी विचार करने का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। मैं उसी रचना को महत्वपूर्ण मानती हूँ जहां लेखक सिर्फ संकेत करता है। वह हर सवाल का जवाब कुंजी है। उपन्यास या कोई साहित्य कुंजी नहीं होता कि आपको मैथ्स का ये सवाल समझ नहीं आया तो आप पीछे जाकर उसका उत्तर देख लें और उसके हिसाब से आप उसका हल निकाल लें। दरअसल उपन्यास, और खास तौर पर यह उपन्यास, एक कूट रचना है। यह कोड है, दा विंची कोड की तरह एक जबरदस्त कोड है जिसे आपको डिकोड करना है। डिकोड यानी एक अखरोट है, एक बुरा अखरोट है जिसे आपको तोड़ना है, और उस बुरे अखरोट के सहस्त्र दांतों में फंसी हुई गिरी को साबुत निकालना भी। उस साबुत गिरी में ही दरअसल जीवन का मर्म छुपा हुआ है। तो इस उपन्यास को इसीलिए लेखक ने, चूंकि है अनवरतता का, जीवन की अनवरतता का उपन्यास, एक तानाशाह और तानाशाह के मृत्यु की, उसकी मृत्यु की प्रतीक्षा में जुटे हुए ढेर सारे कैरेक्टर्स का एक उपन्यास है। तो इसीलिए यहाँ लेखक ने किस्सा गोई को अपना एक महत्वपूर्ण टूल बनाया है। पूरा उपन्यास एक कहानी के तौर पर नहीं चल रहा है, जैसे हम सामान्य उपन्यासों में कहानी है, उसका एक आदि है, मध्य है, प्रारंभ है। इस उपन्यास में लेखक ने तमाम शैल्पिक रूढ़ियों को तोड़ दिया है। यहाँ किस्से हैं, और किस्से चूंकि हमारी स्मृति, अनुभव, चेतना से जुड़े हैं, इसलिए तमाम किस्से एक पूरे के पूरे अंत की तरफ ले जाने की बजाय अलिफ लैला की कहानियों की तरह एक किस्से के बाद दूसरा उमड़ता है, दूसरे के बाद तीसरा, यानी वह जीवन को भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से, खंड खंड के माध्यम से एक अखंड जीवन के पाठ को करने की चेतना और चिंता को व्यक्त करता है। ये किस्से, इस उपन्यास में किस्से भी हैं, रूपक भी हैं, प्रतीक भी हैं, स्मृतियां भी हैं, बिंब भी हैं और दृश्य है। ऐसे लगता है कि लेखक ने शब्दों के माध्यम से नहीं, दृश्यों के माध्यम से कहानी लिखी है। और वो दृश्य
और एक जो छोटी छोटी तस्वीर, जो पेंटिंग्स हैं, पेंटिंग्स भी दृश्य का एक अभिन्न हिस्सा बनकर दरअसल एक प्रतीक और एक बिंब की रचना करते हैं। और इसीलिए यह उपन्यास, कहीं मुझे लगता है कि यह नाटक की तरह लिखा गया है, कहीं मुझे लगता है कि नहीं, यह किस्सा गोई का एक उदाहरण है। इसीलिए इस उपन्यास में मुझे आदि के जो आदि मध्य अंत, हम अपनी सुविधा के लिए 3 हिस्सों में बांटते हैं किसी भी रचना को। मुझे लगता है कि यह उस उपन्यास में आदि नहीं है, इसमें मंच सज्जा है। इसे हम इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना कह सकते हैं। और मंच सज्जा में, जैसे मोहन राकेश के उपन्यासों में मंच सज्जा में प्रयुक्त होने वाले तमाम उपकरण और तमाम छाया और प्रकाश की संधियां, वे एक मानीखेज रूपक और चरित्र के रूप में उभरती हैं। इसी तरह से इस उपन्यास में तमाम दृश्य एक रूपक की तरह यहाँ उभर रहे हैं। इसमें मैं सबसे पहले लेना चाहूंगी, जो कि ये किस्सा गोई की बात है। ये इस उपन्यास में किस्से हैं, बहुत सारे किस्से हैं, किस्सा गोई से भरा पड़ा है यह उपन्यास। तो मुझे भी थोड़ा लोभ, मैं अपने लोभ पर संवरण नहीं कर पा रही हूँ। मुझे लग रहा है कि किस्सों की गंगा में बहते हुए मुझे भी 2 किस्सों का स्मरण हो आया है और उन्हें मुझे साझा करना चाहिए। क्योंकि किससे जिस चेतना को हमारे भीतर पैदा करते हैं, किससे चेतना में ही गुथे होते हैं, और चेतना व्यक्ति को लिबरेट करती है। और उपन्यास वही अच्छा है जो पाठक के तौर पर पाठक को लिबरेट करे, लेखक के चंगुल से भी, और लेखक के समानांतर चलते हुए वह अपनी भी एक उड़ान यात्रा, चेतना के पंख लगाकर वह स्वयं अनंत व्योम में उड़ जाए और अपनी ही स्मृतियों, अनुभव और स्वप्नदर्शिता के माध्यम से वह तमाम परंपरा इतिहास के एक बड़े खजाने में से वह कुछ यदि वह बटोर कर ला पाता है तो वह उसे लाए। और मुझे तब 2 किस्से याद आ रहे हैं। मैं एक किस्सा है, किस्सा नहीं, एक रचना है, द एटलस श्रग्ड। आयन रैंड का उपन्यास है जो 1957 में उन्होंने लिखा है। आयन रैंड अमेरिकी, रशियन अमेरिकन रचनाकार और दार्शनिक हुई हैं, और इनके पॉलिटिकल इकोनॉमिक कॉन्शियसनेस पर, बल्कि दार्शनिक गुत्थियों पर इनके उपन्यास लिखे गए हैं। तो अपने इस उपन्यास में वो एक ऐसे समय की कल्पना करती हैं जहां तमाम तरह की सकारात्मक बुद्धिजीवी चेतनाओं का दमन शोषण किया जा रहा है, एक तानाशाही व्यवस्था, अधिनायकवादी व्यवस्था द्वारा। और वे व्यक्ति धीरे धीरे संगठित होकर समाज से किनारा कर ले रहे हैं और अपनी एक समानांतर दुनिया बना रहे हैं। उस समानांतर दुनिया में रेल, एक नया रेल इंजन भी बनता है, तरह एक रेडियो स्टेशन सेट किया जाता है, तरह तरह के वैज्ञानिक उसमें खोजें की जा रही हैं, क्योंकि उसमें तमाम पूंजीपति भी हैं, उसमें श्रमजीवी लोग भी हैं, उसमें प्रोफेसर, डॉक्टर्स, तमाम प्रोफेशनल्स भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, म्यूजिशियंस भी हैं। और उसमें जो मुझे सबसे चीज ज्यादा हॉन्ट की चीज, कि वहां पर एक व्यक्ति कह रहे हैं, जो समानांतर जो जो यथार्थ जगत है जहां से ये पलायन करके गए हैं, वो व्यक्ति ये कहते हैं कि हमें बीथोवन की 7वीं सिम्फनी मिली। बीथोवन की 6 सिम्फनीज है, वो कह रहे हैं 7वीं सिम्फनी मिली। और जो म्यूजिशियन उस समानांतर वर्ल्ड में गया है, वह इस बात पर खुश हो रहा है कि मेरा जो क्रिएटिविटी थी, जो सर्जनात्मकता थी, जिसका समाज सदुपयोग नहीं कर रहा था, वह इस समानांतर दुनिया में वह अपने आप को फुल ब्लूम में प्रस्तुत कर रहा है। और ये जो समानांतर दुनिया में गए हुए व्यक्ति यथार्थ जगत को छोड़ते नहीं है, लेकिन यथार्थ जगत में वो मीनियल जॉब्स करते हैं, श्रम से जुड़े हुए बहुत छोटे काम करते हैं, और अपना बेहतर वो उस समानांतर समाज को दे रहे हैं जो उनकी कल्पना में है, जिसको जिसे उन्हें साकार करना है। तो इस तरह से यह जो सिम्फनी शब्द है, मुझे लग रहा है कि यह सिम्फनी बीथोवन या मोजार्ट की सिम्फनी को, इन्हीं दोनों को अधिकार नहीं है कि वो कोई सिम्फनी रचे। सिम्फनी का अर्थ है हमारे भीतर की इतनी हुके, इतना सृजनात्मक कोलाहल, जो एक नए स्वप्न और एक नए समाज की तामीर रख सके।
तो इस तरह से इस उपन्यास के मर्म को पकड़ते हुए मुझे आयन रैंड के उस 7वीं सिम्फनी की याद आई, जिसका रचयिता बीथोवन नहीं है, लेकिन लोगों को भ्रम हो रहा है कि वह बीथोवन यानी एक क्लासिकल सिम्फनी की रचना कर रहा है। एक दूसरा किस्सा जो मुझे इसी उपन्यास को पढ़ते हुए मेरी स्मृति में कौंधता रहा, वह था सुकरात का लास्ट ट्रायल ऑफ सोक्रेटिस, सुकरात का अंतिम मुकदमा। हम जानते हैं कि सुकरात को जहर का प्याला पीने के लिए विवश किया गया था। उसका वो सार्वजनिक ट्रायल था, पब्लिक ट्रायल, और 501 लोगों की जूरी बनाई गई थी, जो राजतंत्र, जो तानाशाह चला रहा था, 30 और उसके अधीन 30 तानाशाहों का जो ग्रुप था, उन्होंने तमाम विरोधी स्वरों को कुचलने के लिए 501 लोगों की एक जूरी बनाई हुई थी। और उस जूरी के सामने जब इसका सुकरात का मुकदमा चलाया जाता है, तो सुकरात पर 2 अभियोग लगाए जाते हैं। एक, वह एथेंस में यानी ग्रीस में प्रचलित देवताओं को मानने से अस्वीकार कर रहा है, वह परंपरागत ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार कर रहा है। और दूसरा अभियोग कि वह किन्हीं नए ईश्वर को, मूल्यों को और सत्ताओं की कल्पना करके वह अपनी शिष्य परंपरा के दिमाग को प्रदूषित कर रहा है, उन्हें गुमराह कर रहा है। और बहुत चौंकाने वाला या बहुत ही एक दर्दनाक तथ्य यह है कि 280 और 221 हत्या के लिए 280 वोटों के मुकाबले जो सुकरात को जीवन दान देने वाली 221 वोटें थी, यानी सिर्फ 60 वोटों के लिए। और प्लेटो ने कहा है कि यदि 30 वोटें हमें मिल जाती, 30 लोग यदि हमारे पक्ष में खड़े होते, तो यह हत्या का सार्वजनिक उत्सव रोका जा सकता था। तो इस उपन्यास को पढ़ते हुए मुझे यह लगा कि यह उपन्यास दरअसल सुकरात, जब मेरी स्मृति में यह उपन्यास आ रहा है, तो यह उपन्यास अधिनायकवादियों के चंगुल से लोकतंत्र की रिवाइवल की राजनीतिक चेतना का उपन्यास है। इस उपन्यास को पढ़ने के लिए हमें अपनी राजनीति की नब्ज पर उंगली रखनी होगी। हमें एक इंसाइडर के माध्यम से तमाम राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सरोकारों का परिचय, प्रगाढ़ परिचय होना होगा, और उस पर एक आलोचनात्मक दृष्टि भी रखनी होगी। अन्यथा इस उपन्यास को पढ़ने के तमाम सूत्र हमारे हाथ से खिसकते जाएंगे। चूंकि यह उपन्यास अंतहीन उपन्यास है, क्योंकि किस्से और जीवन दोनों अनंत होते हैं, तो इसलिए यह एक इंट्रोडक्शन के रूप में इसका एक भाग है, और दूसरा भाग है मेन बॉडी, मुख्य भाग, जो अंत की तरफ नहीं जा रहा है। जिस तरह से जीवन खुला है, उसी तरह से उपन्यास खुला है। और इस उपन्यास के आगे इसको कितना ही और अधिक बढ़ाया जा सकता है, इसको कहीं भी समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि यह जीवन के सवालों पर विचार है। प्रश्न उठता है कि यहाँ एक मृत्यु की बात क्यों की गई है? यह उपन्यास अगर एक जुटी हुई भीड़ है, तो वह भीड़ चौपाल क्यों नहीं है? उसका भी, चौपाल में भी तो बहुत से लोग आते हैं, बदकहियां करते हैं, चले जाते हैं, वक्त काट लिया। लेकिन दरअसल चौपाल में आप हुक्का गुड़गुड़ाएंगे, आप चौपड़ ताश खेलेंगे, यानी वहां वक्त को गुनने का नहीं, वक्त को बुरी तरह से चकनाचूर, ध्वस्त, बूचर कर देने का वह भाव होता है। जब हम टू किल द टाइम, हम टाइम को किल करना चाहते हैं, समय का सदुपयोग नहीं करना चाहते हैं। और मृत्यु एक ऐसा अवसर है जब हम संजीदगी के साथ अपने भीतर के तमाम द्वंद्वों, आशंकाओं, सिहरनों और भयों के साथ हम उसका साक्षात्कार करते हैं, उसके साथ तादात्म्यकृत होते हैं, और तब हमारे भीतर मृत्यु और जीवन दो द्वंद्व के रूप में, एक अपोजिट बाइनरी के रूप में उभरता है, और हम मृत्यु से घबराकर जीवन के पक्ष में खड़े होते हैं। और उस समय पर्सनल से इम्पर्सनल होते चले जाने का वह जो समय है, वह जो क्षण है, वह दरअसल जीवन पर समग्रता से, एक मुकम्मल ढंग से विचार करने की भूमिका बनता है। इस उपन्यास में जो इंट्रोडक्शन है, जिसे मैं इंट्रोडक्शन या मंच सज्जा का नाम देती हूँ, वह मेरे लिए
कई दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है। तमाम रूपक, तमाम बिंब, तमाम प्रतीक और तमाम कोड जिन्हें हमें डिकोड करना है, वे यहीं पर अंकुरित हैं, यहीं पर ही वो गाड़े गए हैं, जिसका हमें उत्खनन करके पल्लवन पुष्पन भी करना है। सबसे पहले यहाँ दिखाई पड़ रहा है किला, खंडहर नुमा किला, और वहां से दिखाई पड़ रहा है बहुत नीचे पहाड़ी की तलहटी में बसी हुई एक बस्ती। ये दोनों चीजें सामान्य वो लोकेल को ध्वनित करने के लिए नहीं है, इनमें मुझे गहरा अर्थ दिखता है। खंडहर, इसके लिए इन्होंने लिखा भी है कि खंडहर ये अनैतिक विचलन, जो सत्ता को बदल देने वाले अनैतिक विचलन ही इन खंडहरों में पथराए रहते हैं। खंडहर लिप्सा का, मनुष्य की महत्वाकांक्षाओं और निम्नतर लिप्साओं का प्रतीक है, इसीलिए वो खंडहर हो जाते हैं। किले जो है वो लिप्साओं का प्रतीक है, राजसत्ता के अहंकार का, क्रूरता का, लिप्सा का प्रतीक है, इसलिए वो नष्ट हो जाता है। जबकि बस्तियां हमेशा गुलजार रहती है, क्योंकि बस्तियां जिजीविषा से भरी हुई है। बस्तियां नष्ट कर दी जाती हैं, जला दी जाती हैं, उन्हें खत्म कर दिया जाता है, लेकिन बस्ती खंडहर नहीं होती। बस्ती अपनी राख से फीनिक्स की तरह जन्म लेती है, क्योंकि बस्ती मनुष्य की जिजीविषा, मनुष्य की सत्ता को प्रतीकित करती है। राज सत्ता बनाम मनुष्य सत्ता, यह एक बाइनरी मुझे इस बिंब में दिखाई पड़ती है। दूसरा बिंब है एक बेडौल फकीर का। बेडौल फकीर का बिंब जब आता है, मुझे लाफिंग बुद्धा भी याद आता है उसकी आकृति को लेकर। और लाफिंग बुद्धा तो लाफ ही कर रहा है मनुष्य की मूर्खताओं पर भी, अहंकार पर भी, और वह सब कुछ धुएं में उड़ाकर इस जिंदगी के भीतर निमग्न रहने की चेतना का भी प्रतीकित कर रहा है। लेकिन यह बेडौल फकीर जिस तरह से दो चीजों की बात करता है, वह कहता है कि राजमुकुट, राजा से ही कहता है कि राजमुकुट अंततः धूल में मिलते हैं। राजमुकुट कई बार मूर्खों के सिर पर लद जाते हैं, पड़ जाते हैं, लेकिन वे अपनी मूर्खता से पूरी सृष्टि को टीले और राख का रूप दे देते हैं। तब मुझे यह बेडौल फकीर सुकरात की याद दिलाता है, जो हंसता है, अपने उस ट्रायल में भी हंस रहा है, मजाक कर रहा है, और वो कहता है कि ठीक है, जुर्माना लगा रहे हो ना 30,000 करेंसी का, मेरे पास तो 500 है, मेरे पास इतना पैसा है, तुम ये ले लो, मुझे मार दो, मुझे अगर तुम बैनिशमेंट करोगे, मुझे बहिष्कृत करोगे, देश निकाला दोगे, ये तो और भी अच्छी बात है, तब तो मेरी शिष्य परंपरा और भी बढ़ जाएगी। और अगर तुम कह रहे हो कि मुझे जन्नत मिलेगी, वहां हूरें होंगी, तो भी मेरे लिए कोई दुख मनाने की बात नहीं है। तो यह हर हाल में मस्त रहना, लेकिन मजबूती से सत्ता के सिंहासनों को झिंझोड़ देना, यह उस बेडौल फकीर में बात है। उसका एक ही है कि ताली बजाओ कि यहाँ सब लोग आए, यानी वह बहुलतावादी स्वरों का सूचक है। यहाँ सब लोग आए, वो कहते हैं सभी लोग आए यहाँ पर, ये पृथ्वी, ये हवा, यह धरती, ये प्राणी, यह जमीन बहुत अच्छी है, आप सब दिशाओं से यहाँ आए। बहुलतावादी स्वर, एक भाषा, एक राष्ट्र, एक झंडा, एक संस्कृति, एक धर्म नहीं, बहुलतावाद। और दूसरी चीज वो कहता है आजादी। आजादी का एक ही अर्थ है वैचारिक चेतना। जब हम किसी के आगे अपनी चेतना को, अपनी मनुष्यता को गिरवी रख देते हैं, हम आजाद नहीं रहते, हम गुलाम रहते। तो यह व्यक्ति सिंबलाइज कर रहा है आजादी और चेतना, यानी सुकरात को। और एक दूसरा बिंब इसी के साथ, यहाँ एक मूर्ति के रूप, इसीलिए आप देखिए कि राजमुकुट खत्म हो जाते हैं, खंडहरों में तब्दील हो जाते हैं, वो अपने सिर बदलते रहते हैं, लेकिन वह बेडौल फकीर प्रियंवद बता रहे हैं कि वह राज्य से निष्कासित कर दिए जाने के बाद भी राज्य के प्रवेश द्वार पर मूर्ति के रूप में सदियों तक जिंदा है, और वह आह्वान कर रहा है बहुलतावाद का और आजादी का, यानी विवेक और चेतना का। इसी तरह से एक और बिंब है शराबी भिखारी बुढ़िया का। मुझे लगता है कि क्योंकि प्रियंवद बहुत ज्यादा पढ़े हुए हैं, बहुपठित है, बहुत सी सभ्यताओं संस्कृतियों के ज्ञान से उनका तादाद में है,
वो एक दरअसल अपने आप में ज्ञान की, चेतना की मशाल है प्रियंवद। इसलिए जब मैं डिकोड करती हूँ तो मेरी स्मृतियों में भी ढेर सारे चरित्र आते हैं। और जब उस भिखारी बूढ़ी शराबी बुढ़िया की मैं बात करती हूँ, उसकी मूर्ति जो बनी हुई है, जिसने शराब के मटके को अपने पेट के साथ जोड़ा है, पॉजिटिवनेस के साथ, मैं उस बुढ़िया की जब बात करती हूँ तो मुझे याद आता है प्लेटो का ही समकालीन दार्शनिक डायोजिनीज। हम नहीं जानते डायोजिनीज के बारे में। सत्ता ने उसे याद नहीं रखा है, सत्ता ने उसे ग्रीक से निष्कासित किया है, क्योंकि वह प्लेटो और राजतंत्र इनसे सवाल पूछता है। वह एक ऐसा सनकी व्यक्ति है जो दिन के उजाले में भी लालटेन लेकर चलता है, और हर राहगीर के चेहरे पर लालटेन को फोकस करके वो कहता है कि मैं देख रहा हूं तुम में कितनी ईमानदारी है। वह उस भ्रष्ट तंत्र की पोल खोलना चाहता है। उसने सब कुछ त्याग दिया है, वह फुटपाथ पर रहता है, वह कंटेनर में, उसने एक पोर्सिलीन का कंटेनर बनाया है, उसमें सोता है, कुत्ते उसके साथ रहते हैं, जो मिलता है उसे खाते हैं। और सिकंदर उसके पास आता है उसके ज्ञान से प्रभावित होकर, उससे उपदेश लेने के लिए, उसे दिशा निर्देश लेने के लिए, उसे अपने राज्य में ले चलने के लिए, अपना राज्य का संरक्षण देने के लिए। और वह बहुत देर तक उससे बात करता है, सवाल जवाब करता है, और अंत में कहता है कि मैं तुम्हें ये दूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। डायोजिनीस कहता है कि ये जो सूरज की रोशनी आ रही है मुझ तक, तुम उसके बीच में दीवार बनकर खड़े हो, तुम यहां से हट जाओ ताकि मेरा और सूर्य का प्रकाश का संवाद चलता रहे। अपने आप में यह एक बहुत प्रतीकात्मक रूपक है। तो यह जो बुढ़िया है, यह मुझे लगता है कि इस समय अपने उस आकृति में, उस मूर्ति में, वह सिनिसिज्म का प्रतीक बनकर तो खड़ी है, लेकिन हम यह जानते हैं कि डायोजिनीस सिनिसिज्म का प्रवर्तक होने के साथ साथ वह अपनी शिष्य परंपरा में उस सिनिसिज्म को स्टोइसिज्म में भी परिवर्तित कर देता है। और स्टोइसिज्म का मतलब है मिनिमल लाइफस्टाइल। हमारी ये उपभोक्तावादी संस्कृति का विलोम रचता है कि ढेर सारा ऐश्वर्य, ढेर सारी चीजें हमारे हाथ में आने की बजाय हम तमाम चीजों को छोड़ते चले। वह अपरिग्रह प्रवृत्ति का वह एक प्रतीक बनता है। इसी तरह से एक और प्रतीक है कि उसके जो मृत प्राय राजा है, उस जहां उसे लिटाया गया है, उस कमरे में 200 ताबूत हैं। वे 200 ताबूत यानी नरसंहार, वह नरसंहार, राजा द्वारा किए गए नरसंहार का प्रतीक। यह नरसंहार तो बीसी के, जो अब हम एडी में रह रहे हैं, 500 बीसी, 700 बीसी, 5000 बीसी, पता नहीं कितने बीसी पुराने तक ये एक परंपरा रही है। इस परंपरा का एक बिंदु 2002 से भी जुड़ता है। हम किस नरसंहार की बात कर रहे हैं? लेखक यहाँ संकेत देता है, सिर्फ आपको संकेतों के हिसाब से अपने समय को गुनना भूलना है। और साथ ही उन 200 ताबूतों के साथ डेविड, जो एक महान रशियन, एक फ्रांसीसी कलाकार है, उनकी एक पेंटिंग है। और उस पेंटिंग में फ्रांसीसी क्रांति के, लोकतंत्र की चेतना के समर्थक जॉन पॉल मारात की हत्या का चित्रण किया गया है। यानी यह प्रतीक लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र के समर्थन में उठी आवाज के हत्या के चित्र को प्रस्तुत करते हुए हमारे समय के सामने यह चेतावनी देती है। और उस चेतावनी में एक संकल्प, दृढ़ता छिपी हुई है कि बार बार उस लोकतांत्रिक चेतना को कुचलने की कोशिश होगी, बार बार उसके नायकों को, क्रांतिकारियों को, स्वप्नदर्शी नेताओं को मारा जाएगा, धमकाया जाएगा, जेल में डाला जाएगा, उनका चरित्र की हत्या की जाएगी, उन्हें बिना ट्रायल के, उन्हें पता नहीं कब तक काल कोठरियों में रखा जाएगा। लेकिन इन सिर पर कफन बांधकर इस आग के दरिया में डूबे बिना हम समय को लपटों से निकाल नहीं सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बिंब है वर्मीर, जो कि एक स्त्री, हॉलैंड की एक स्त्री पेंटर है। उसके गृहस्थी से जुड़े हुए बहुत सारी पेंटिंग्स है।
वह एक सकारात्मक, रचनात्मक, शांति के माहौल की बात करता है, जबकि उस कमरे में जितने भी कलाकृतियां हैं, जितने भी डेकोरेशन पीसेस हैं, वो तमाम युद्ध, हिंसा, विप्लव, सैनिकों से जुड़े हुए हैं। तो उस मारकाट के बीच एक स्त्री किस तरह से इस समय को रचना चाहती है, जिंदगी की धड़कनों को सहेजना चाहती है, इसका चित्रण यहाँ हुआ है। और एक और महत्वपूर्ण बिंब यही प्रस्तावना में, इंट्रोडक्शन में दिखाई पड़ता है, जिसे मैं मंच सज्जा का नाम देती हूँ, कि उस मृत प्राय राजा के कमरे में उसके ऐश्वर्य की, उसकी रुचियों की तमाम ऐश्वर्यशाली चीजें रखी गई। मुझे ये याद कराता है इजिप्ट के पिरामिडों में मम्मीज के साथ दफन की गई उनके तमाम ऐश्वर्य परक चीजें, जिसमें उनके पोशाक, अस्त्रों से लेकर सोना चांदी, खाने पीने का सामान की है। यह जो पजेसिवनेस की भावना है, मृत्यु को आप अपने वश में नहीं कर सकते, लेकिन अपने को झांसा देने के लिए इस लोक से परे एक अन्य लोक में जीने का एक भ्रांत परिकल्पना से आप अपने आप को झांसा देते चलते हैं, और वहां भी आप उसी दंभ के साथ, उसी ऐश्वर्य को साथ लेकर चलना चाहते हैं। यह कॉन्टिन्यूम, सत्ता का कॉन्टिन्यूम, अहंकार का कॉन्टिन्यूम और ऐश्वर्य का कॉन्टिन्यूम मनुष्य जीवन का सत्य नहीं है। तो इस इंट्रोडक्शन में ही, इस मंच सज्जा में ही मुझे लगता है कि प्रियमवद बहुत महत्वपूर्ण 3 अवधारणाएं देते हैं। लोकतंत्र यानी आजादी की बात, धर्म सत्ता के विरोध में अनीश्वरवादी चिंतन की प्रतिष्ठा की बात, और तीसरे मनुष्य की परिकल्पना। और मनुष्य की परिकल्पना इंडिविजुअलिज्म से भिन्न नहीं है। मनुष्य की परिकल्पना अमूर्त नहीं है कि हम सिर्फ आदर्श की बात करें, ये रोमांटिक और भाववादी परिकल्पना नहीं है। मनुष्य व्यक्तियों का समूह है, व्यक्ति इंडिविजुअल, व्यक्ति जो चेतन है, व्यक्ति जिसकी एक आइडेंटिटी है, व्यक्ति जिसकी एक सत्ता है, व्यक्ति जो जिसके बहुलतावादी स्वर मिलकर ही एक मनुष्य की रचना करते हैं। मैं इतने तल्लीनता से इंट्रोडक्शन में ही लगी रहेगी कि इसकी मेन बॉडी आने में तो मुझे बहुत समय, बहुत सारा वक्त चाहिए, और समय मुझे लगता है कि खिसकता जा रहा है। मैं अपने मनोयोग से बोलती चलूंगी, महेश्वर जी सुन रहे हो तो जब लगे कि मुझे खत्म करना है, वो आए और मुझे इशारा कर दे, मुझे कह दे, और मैं मेन बॉडी पर फिर कम से कम बोलूंगी। अभी मैं मेन बॉडी पर आ रही हूँ। यह उपन्यास एक मृत्यु से शुरू होकर, चूंकि जीवन की चर्चा है, तो यहाँ पर इससे चिंतन का रूप लेकर आते हैं, और जीवन को देखने की विभिन्न दृष्टियों का वो गहन संश्लिष्ट रूपक बनते हैं। एक व्यक्ति उठकर चला जाता है, घबराता है, मुझे मृत्यु से डर लगता है, मुझे यहाँ घुटन हो रही है। सच में हमें पाठक के तौर पर वो हिस्से पढ़ते हुए घुटन हो रही थी, घुटन हो रही है। और जैसे ही वो कहता है घुटन हो रही है, उसमें जैसे इजीनेस आती है, क्योंकि एक संवाद शुरू होता है। चुप रहना, चुप रहने से बहुत से षड्यंत्र, कुटिलताएं अपने आप अंडर करंट की तरह काम करने लगती हैं। संवाद से आप एक दूसरे के साथ साहचर्य जोड़ते हैं। तो वह कहते हैं मुझे मृत्यु से डर लगता है, और यहीं से एक प्रश्न शुरू होता है कि मृत्यु का भय क्या है। क्योंकि लेखक बहुत विद्वान है, समय संस्कृति पर गहरी पकड़ है, वो एक आयोजन करते हैं एक स्मृतियों के माध्यम से, किस्से के माध्यम से, कि तुर्गनेव, जोला और डुडेट, तीनों बहुत महान साहित्यकार, वो बैठे और उन्होंने कहा कि हमें मृत्यु से डर लग रहा है। मृत्यु से भय, तीनों अपने अपने भय की ग्रंथियों को खोलते हैं। मृत्यु से भय, लेखक ने यहाँ पर्सनल से इम्पर्सनल की ओर बढ़ते जाने की एक बड़ी ऊंची छलांग लगाई है, कि मौत से भय। हाँ, कैरेक्टर्स, जो भीड़ जुटी हुई है, उस भीड़ का आप देखिए, वो भीड़ में नाम नहीं है। जैसे शेक्सपियर, मानो लेखक कहना चाहता हो, जैसे शेक्सपियर ने कहा व्हाट इज इन नेम, नाम में क्या है। राम को आप श्याम कह दें तो क्या उसकी आइडेंटिटी बदल जाएगी? गेहूं को गुलाब कह दे तो गेहूं के को गुलाब कहने पर तमाम वो जो रूपक या विशेषताएं हैं, वो उनका ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसी तरह से इसमें बेकरी वाला है, कफन कब्र कोई का रख रखाव करने वाला है,
इसमें एक इतिहासकार है, पत्रकार है, डॉक्टर है, और इसमें घोड़ों की वो घुड़साल की देखरेख करने वाला एक लड़का है, एक चोर है। इसमें जीवन के तरह तरह के वर्गों से आने वाले लोग हैं। यानी लेखक यहाँ ये बता रहा है कि संवाद हर तरह के श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, इन सब लोगों की एक सह अस्तित्व और सहभागिता में जिंदगी के सवालों पर विचार किया जाना चाहिए। तो वो विचार किस्सों के माध्यम से हो रहा है कि भय लगता है। और चूंकि मैंने शुरू में ये कहा कि ये तमाम चरित्र मिलकर, तमाम वर्ग चरित्र, ये कैरेक्टर्स मिलकर केंद्रीय चरित्र, मृत प्राय अधिनायकवादी राजा के चरित्र के विविध पक्षों को उद्घाटित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें एक कहता है कि हाँ, उन्हें भी मृत्यु से भय लगता है, क्योंकि वो मेरे साथ उन्होंने अपनी जिंदगी के कुछ गोपन पक्षों को खोला था। उन्हें मृत्यु से भय लगता है क्योंकि एक बार जब वो मेरे साथ जा रहे थे तो किसी ने ये कहा, मैं क्योंकि कब्र खोदता हूँ, कब्रिस्तान की देखरेख करता हूँ, उन्होंने मुझसे पूछा आज का क्या रिकॉर्ड है। मैंने कहा आज 5 ताजा कब्रें खुदी हैं, यानी 5 लोगों की मृत्यु हुई है। तब वो वहां अपना घोड़ा सरपट दौड़ाकर भाग गई है सुनते। और दूसरा प्रकरण वो देते हैं कि मैंने यहाँ वहां एक जस्ट एक भीड़ जा रही थी, मैंने बताया कि यह भीड़ आपके गुलाम की भूख से मरने की मृत्यु पर जुटी हुई थी। आपका गुलाम जो आपकी ताबेदारी करता था वह भूख से मरा है। यह बात सुनकर वे गश खाकर गिर जाते हैं, तो उन्हें मृत्यु से भय लगता है। लेकिन हम उस दिन शिकार करने गए थे, हत्या का उत्सव बनाने में उन्हें आनंद आता है। यहाँ लेखक वन में शिकार करने की बात कर रहे हैं और मैं यहाँ हत्या के उत्सव की बात कर रही हूँ। क्या वो नरसंहार है? क्या वो उस बड़े नरसंहार के बाद भी, जब तब मॉब लिंचिंग के माध्यम से, बुलडोजर न्याय के माध्यम से, अन्य अन्य तरीकों के माध्यम से, क्या वह हत्या नहीं है? क्या वह हत्या किसी एक खिलाड़ी के भविष्य को बर्बाद कर देना भी एक हत्या में नहीं आता? क्या वह बेरोजगारों की एक लंबी भीड़ को अनिश्चित भविष्य की ओर खदेड़ देना भी क्या एक संभावनाओं की हत्या में नहीं आता है? तो वह राजा डरा हुआ है, मृत्यु से डरा हुआ है, लेकिन हत्या में वह आनंदित होता है। फिर दूसरा पक्ष आता है कि नहीं नहीं, राजा मृत्यु से डरा हुआ नहीं है, वह सिर्फ यह देखता है कि यह मौत का रास्ता उसे किस तरफ लेकर जा रहा है, कि यह जो मौत है, यह मौत किस तरह, किस ओर लेकर जा रही है। सिंहासन की तरफ, सत्ता की तरफ, सत्ता के पायों को और ज्यादा मजबूती से जमीन में गाड़ने की तरफ, मानो हत्या करना वाटर टेस्टिंग हो, कि आपने मेंढक को पानी में डाल दिया है, ल्यूक वार्म वाटर में या उबलते वाटर में, और फिर आप देख रहे हैं कि उसकी कैसे कहाँ मृत्यु होती है। तो प्रजा क्या मेंढक है? और राजा अपने सिंहासन के लिए ये सारे के सारे वाटर टेस्टिंग के प्रयोग उस प्रजा पर कर रहा है कि यह रास्ता, हत्या का रास्ता, दरअसल उसके आनंद के लिए, उसके सत्ता के लिए कहाँ उसे लेकर जा रहा है। फिर नैरेटर को लगता है कि मौत से भय का अर्थ है कोमल हृदय होना, और राजा को कोमल हृदय होना नहीं सुहाता है। इसीलिए किस्सों को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो घोड़ा इसीलिए तेजी से भाग गया था क्योंकि उस दिन घोड़े को घोड़ी की गंध आ रही थी, और उसे वहां से फिर से घोड़ी की गंध आई, और वह मदन में, अपनी कामुकता में बढ़कर वह नियंत्रण से बाहर हो गया था। या वो उस गुलाम की मृत्यु की बात सुनकर वो इसीलिए बेहोश हो गया क्योंकि उसकी शुगर कम हो गई। तो यह जो रिकंस्ट्रक्ट है, एक थियोरी के बाद जो एंटी थियोरी दी जाती है, जो महिमा मंडन किया जाता है सत्ताओं का, जो भाट चारण लोग हैं, वह हमारे अपने ही समाज से, हमारे अपने ही मनुष्य समुदाय से ही तो आते हैं। हम किस मनुष्य की बात कर रहे हैं? वह मनुष्य जो सत्ता के तख्ते पलटने के लिए लामबंद होता है, या वह व्यक्ति जो अपनी तमाम कायरता के साथ सत्ता के पायों को मजबूत करने के लिए एकजुट होता है? फिर उसके बाद एक दूसरा सवाल उठाया जाता है कि मौत, डर और घृणा
इन तीनों का एक अंतर संबंध है, डर, घृणा और मृत्यु। इन तीनों के अंतर संबंध को समझना लेखक बताते हैं कि बहुत जरूरी है हमारे आज के राजनीतिक संदर्भों को और मनुष्य को बनाने वाली इस दार्शनिक चेतना को समझने के लिए, कि जब हम किसी से डरने लगते हैं तो दरअसल हम उससे घृणा कर रहे होते हैं। और दूसरी बात कि तानाशाह के जो फरमावदार होते हैं वही तानाशाह से सर्वाधिक त्रस्त होते हैं, और वो इंतजार करते हैं कि तानाशाह कब कमजोर हो और वे ब्रूटस की तरह जूलियस सीजर के सीने में 23 चाकू चुभोकर उसकी नृशंस हत्या करें। और यह जो घृणा है यह दरअसल डर की ऊपरी परत है, और घृणा और डर का अतिरेक उस व्यक्ति को की हत्या करने पर उतारू हो जाता है। वह चाहता है कि इस कांटे को, इस रोड़े को हटाने के लिए उसकी हत्या ही कर दी जाए। तो यह डर, घृणा वास्तव में तानाशाह को भी और ज्यादा दरिंदगी और अमानुषिकता के रसातल की ओर धकेलता चलता है। आज जब हम उमर खालिद की बात करते हैं तो वह एक हत्या का ही एक प्रकरण है, और एक नया शिकार हमें मिला है इन्हीं दिनों, एक दो दिन में ही, कि किस तरह से हत्या। और गांधी की हत्या तो हम जानते हैं कि गांधी की हत्या के बाद आज तक गांधी की हत्या की जा रही है। और अब यदि अंतिम जन पत्रिका में जिस तरह से गांधी और सावरकर की तुलना करके उन सावरकर को श्रेष्ठ बताया गया है या समतुल्य ही बताया गया है, धीरे धीरे श्रेष्ठ भी हो जाएगा, तो वह भी एक तरह से एक विचारधारा की हत्या की बात है जिसके भीतर डर और घृणा छिपी हुई है। यहीं से और यह जो तो कैसे आम आदमी इस सब में कहाँ है, इसके बाद एक अगला सवाल आता है कि फिर आम आदमी क्यों इतना डरा हुआ रहता है। लेखक बताते हैं कि जब तर्क और चेतना का संपूर्ण विनाश कर दिया जाता है तब दरअसल मनुष्य डरता है, और इस डर की जो सतहें हैं वो बहुत गहरे व्यवस्था में दबी हुई है, व्यवस्था में, संस्कृति में। हमें उसके डर के तहखानों में जाने के लिए सदियों की, समय की व्यवस्थाओं, आचार संहिताओं, शास्त्रों, तमाम तरह की धर्म पूंजी सत्ताओं के मनोविज्ञान को पकड़ना होगा। वहां वह डरे हुए चूहे की तरह बंद है, क्योंकि उसकी तर्क और चेतना को संपूर्णता नष्ट करने का एक अनवरत अभियान चलाया जाता है। कौन नहीं जानता कि नालंदा की लाइब्रेरी तो एक बार जलाई कि वो कई महीनों से जल रही है, लेकिन इस समय हायर एजुकेशन, शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, हायर एजुकेशन, तर्क, चेतना और आलोचनात्मक विवेक को जिस तरह से कई कई दशकों से, एक लंबे समय से सुनियोजित षड्यंत्र के साथ नष्ट किया जाता है, हम एक उपभोक्ता पीढ़ी को देखते हैं जो डाटा ईटर हो गई है। ठीक वैसे ही जैसे इतिहास में एक ओपियम ईटर चीन में हुआ करते थे, और यूलिसिस की मिथ की कैरेक्टर में जिसे आधार बनाकर टेनिसन ने यूलिसिस नामक की कविता लिखी, वहां ओपियम ईटर हुआ, वहां लोटस ईटर हुआ करते थे, कमल भक्षक। तो ओपियम ईटर, लोटस ईटर्स के साथ आज डाटा ईटर्स की जो एक बड़ी फौज खड़ी की गई है, दरअसल यह उसी चेतना को, वैचारिकता को, आलोचनात्मक विवेक को और व्यक्ति के, मनुष्य, युवा पीढ़ी के भविष्य को नष्ट करने के लिए है, ताकि सत्ताएं बनी रहें और व्यक्ति भय से सिकुड़कर अपने आप को बौना करता चले। यही एक सवाल उठाया है कि फिर ईश्वर क्या है, धर्म क्या है। मैं इसके विवाद में नहीं पड़ूंगी, सिर्फ इतना ही कहूंगी कि ये बार बार राम रहीम को पैरोल पर क्यों छोड़ा जाता है, ये आसाराम बापू का संबंध क्यों बलात्कार और हर तरह के अपराध से जुड़ा हुआ है, क्यों कुकर मुत्ताओं की तरह फिर से बाबा आजकल उभर रहे हैं और वे समाज को दिशा दिखाने की बजाय अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, अपने अपने बिजनेस टाइकून बन रहे हैं। क्यों भक्ति मूवमेंट की तरह, शंकराचार्य की तरह, बुद्ध की तरह धर्म एक एनलाइटनमेंट का प्रतीक क्यों नहीं बन रहा है।
क्यों वे धर्म के नाम पर एक ईश्वर की एक ऐसी संरचना गढ़ी जाती है जिसके लौकिक प्रतिनिधि के रूप में राजा को व्यंजित किया जाता है, और फिर ये बताया जाता है, जैसे कालीगुला एक नाटक है कामू का, फ्रेंच राइटर कामू, उन्होंने ये लिखा, वो है कि कालीगुला और नीरो। अब जानते ही हैं कि कालीगुला का भतीजा था नीरो, और कालीगुला से ही उसने पूरा का पूरा ट्रेनिंग ली थी अमनुष्यवादी होने की। तो कालीगुला अपनी प्रजा को त्रस्त करता है, वो कहता है कि ईश्वर जब ओलावृष्टि करता है, अनावृष्टि करता है, बाढ़ लाता है, तो लोग रोज ही कर चुप हो जाते हैं ना, तो मैं ईश्वर हूँ, और मैं चाहूं तो खेतों में लहलहाती फसलों को आग लगा सकता हूँ, मैं किसी भी व्यक्ति के घर को जला सकता हूँ, मैं किसी भी व्यक्ति के ऊपर मैं उसको आग में उसको भून सकता हूँ, क्योंकि मैं ईश्वर हूं। तो धर्म सत्ताएं इस तरह से क्या ईश्वर और लौकिक प्रतिनिधि की संरचना करती हैं, या बुद्ध की तरह वे एक अनीश्वरवादी रास्ता दिखा रही हैं कि सबसे बड़ा ईश्वर है मनुष्य का विवेक, मनुष्य की विवेकवादी संवेदनात्मक चेतना। मुझे लगता है कि प्रियंवद इशारों में जो इसकी ध्वनियां है, प्रभाव की ध्वनियां, रचना शब्दों में नहीं होती, रचना शब्दों के प्रभावों में होती है, जो पाठक तक आते हैं, और पाठक उन्हें पकड़कर अपनी चेतना से गूंथता है, और उसे एक पुनः उसे एक मुकम्मल रूप देकर एक समानांतर रचना का सृजन करता है। तब मुझे लगता है कि यहाँ ईश्वर को ध्वस्त करके मनुष्य के भीतर की विवेक परक संवेदनशील चेतना को ही ईश्वर का दर्जा देने की बात की गई है। अन्यथा हम सब जानते हैं कि ईश्वर के लिए क्या कहा गया। ईश्वर तो हार्डी ने भी कहा था कि मक्खियां हैं, जैसे हम मक्खियों को मार देते हैं, ईश्वर के लिए हम मक्खियां हैं, उसे वो तुरंत उसे मार देता है। तो क्या अगर मनुष्य ही महत्वपूर्ण है, इस सृष्टि का केंद्र है, तो क्या हम मनुष्य पर विश्वास करें? लेकिन यहाँ धर्म के माध्यम से एक बहुत ही हौलनाक, बहुत ही कुत्सापूर्ण, जुगुप्सापूर्ण बिंब दिया है प्रियंवद ने, संभवतः धर्म के मनुष्य विरोधी अमानुषिक रूप को दिखाने के लिए, कि वहां लोग बाग अपनी मन्नतों के साथ बहुत दुखी, सब लोग दुखी लोग वहां गए हुए हैं, और वहां 3 लोग आते हैं, एक मृदंग के साथ, एक वो किसी भी आप धर्म गुरु और उसके पूरे के पूरे जुटान को आप कर सकते हैं कि वो किस तरह से एक मादक, एक नृत्य और संगीत का आयोजन होता है। वो एक सिम्फनी में नाचते हैं। सिम्फनी का यहाँ अर्थ बिल्कुल उलट ढंग से दिया गया है कि वो एक सामंजस्य के साथ एक ताल में वो नाचते हैं, लोगों की भावनाओं को उद्बुद्ध करते हैं। साहित्य भावनाओं को परिष्कृत करता है, लेकिन धर्म, सत्ता, तमाम तरह की अधम सत्ताएं वह मनुष्य की भावनाओं को अराउज करती हैं, उत्तेजित करती हैं, और फिर उस पर कब्जा जमाती हैं। तो यहाँ मनुष्य की भावनाओं को, वो जितनी भी भीड़ है उसकी भावनाओं को उत्तेजित करने के लिए वह मादक संगीत है, और अचानक वह रुक जाता है जब वह उफान पर, उरूज पर होता है। उनकी भावनाओं, उनके भीतर की पशुता जब उफान पर आ जाती है, तुरंत वह मादक संगीत रुक जाता है, और उसके बाद एक स्टेज बनता है। उस स्टेज पर रोशनी में सिर्फ 2 नितंब है, और अब उस भीड़ को आना है, उस नितंब को चूम कर, स्पर्श करके अपनी मन्नत माननी है। और 2 घंटे 3 घंटे तक चलने वाला यह भोंडा, जुगुप्सापूर्ण धार्मिक कृत्य मनुष्य को कीड़े में तब्दील कर देने वाले एक हौलनाक दास्तान। क्यों मनुष्य अपने आप को एक तिलचट्टे में कन्वर्ट करता जा रहा है? और ये जितने भी बड़े बड़े नायक हुए हैं, क्यों ये नायक ये सोचकर कि हमारे समय का मूल्यांकन इतिहास करेगा, लेकिन इतिहास तो इन्हीं अधिनायकों की बपौती बनकर रह जाते हैं, और उन अधिनायकों की बपौती बनने पर इतिहास का पुनर्लेखन किया जाता है, और वे नायक अपने वह गुमशुदगी में ही धूल खाते रहते हैं। तो कैसा मनुष्य होना चाहिए? यह उपन्यास बार बार इंट्रोस्पेक्शन की बात करता है कि हम किस समय को, मनुष्य को और समाज को बना रहे हैं, हमें इस पर बात करनी चाहिए।
और एक सबसे बड़ा और अंतिम इसमें विकल्प है कि अगर समय गडरिया नहीं है और हम भेड़े नहीं है, तो गडरिया कौन है? क्या सत्ता गडरिया है? हाँ, आज तो यही लग रहा है कि सत्ता गडरिया है, जिसके एक हाथ में रोटी और चाबुक है, यानी जिसके एक हाथ में 5 किलो का थैला है और साथ में बहुत से घोषणाएं हैं और बहुत से दमन तंत्र है। इस उपन्यास मैंने अभी अभी देखा कि उपन्यास हाँ, प्रमोद जी और राकेश दोनों कह रहे हैं कि उपन्यास की कलात्मकता को भी बताएं। तो मैंने शुरू में ही ये बात की थी कि यह उपन्यास औपन्यासिक शिल्प को धता बताकर अपना एक अलग रास्ता चलता है। उपन्यास का जो रूढ़िबद्ध ढांचा है उसे ध्वस्त किया गया है। इसमें कोई चरित्र नहीं है, कोई नायक नहीं है, कोई देश काल नहीं है। यह एक अखंड समय का एक दास्तान है, जिसमें ढेर सारे नैरेटर्स हैं। एक किस्से में एक नैरेटर उभर कर आ रहा है। वह नैरेटर अपनी स्थिति पर, अपने कालखंड में, अपने एक निश्चित देश में, अपने व्यवसायगत चेतना के साथ खड़ा होकर वह समय की समीक्षा कर रहा है। तो इस उपन्यास में लेखक ने कविता के तमाम टूल्स का इस्तेमाल किया है। बिंब, प्रतीकात्मकता, रूपक, ये उपन्यास के औजार नहीं है। कविता से इन्हें लेकर इन्हें गूंथा है और उसके बाद स्वप्नदर्शिता को उन्होंने कविता के रूप में दिखाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जब वो लेखक जब आते हैं तो वो ये कह रहे हैं कि जो अधिनायक, क्या हम मनुष्य को देखने का एक ही तरीका है हमारे पास कि हम उसे स्याह सफेद दो खानों में बांट कर बात करें? तब इस प्रक्रिया में वे उस अधिनायकवादी मृतप्राय व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने वाले दो कोमल पक्षों की ओर भी संकेत करते हैं। एक, वह प्रेम की तलाश में भटक रहा है, उस प्रेम जिसमें जो उससे छूट गया है और जिसमें अमरता की गंध आ रही है। और दूसरा, मृत्यु के समय वह चोर की मदद कर रहा है, उसे उसके पिता के इलाज के लिए वह नायाब दवाई नुस्खे समेत दे रहा है, जिस पर सदियों से राजतंत्र ने कब्जा किया हुआ है। मैं इस उपन्यास की कलात्मकता पर जब बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि जो कोड कोड में जो बात की गई है, कोडिफिकेशन, जो इसमें जबरदस्त कोडिफिकेशन है, क्योंकि यह एक कविता का रूप ले रही है और सिम्फनी है। सिम्फनी, इसमें जो किस्से गूंथे हुए हैं वो किस्से अलग अलग हैं, लेकिन वो किस्से मिल रहे हैं एक जैसे। सिम्फनी में ढेर सारे कई तरह के आप देखेंगे कि सिम्फनी में बहुत सारे वाद्य यंत्र होते हैं, जो हवा से फूंकने वाले विंड पाइप से या विंड से हवा से बजने वाले यंत्र हैं, जो ब्रास से बजने वाले धातु से जुड़े हुए यंत्र हैं, जो अन्य स्ट्रिंग से, तारों से जुड़े हुए जो यंत्र हैं। इन सब, ये 50, 60, 40, 50 जितने भी यंत्र हैं, इन सब का एक समूह मिलकर सिम्फनी बनाता है। तो यह उपन्यास इन सब तमाम तरह की विरुद्धों का सामंजस्य करते हुए यह एक कविता सामने लेकर आ रहा है, जिस कविता में मनुष्य की आकांक्षाएं हैं, भविष्य का स्वप्न है और संवेदनाओं की तरलता है। लेखक ने यहाँ आदि अंत मध्य या नाटकीय गतियां जहां हमें मिलती हैं कि वह बहुत उफान पर चला जाता है, कि यह प्रारंभ हुआ, फिर उत्कर्ष आया, फिर देनुमा यानी डाउनफॉल आया। इस तरह के जो उपन्यासों का परिचित हमारा वो शिल्प है, जो उसका एक वो इसका एक हिस्सा है, इसके संरचना का पक्ष है, उसे उन्होंने पूरी तरह से ध्वस्त किया है। और यह तमाम आहटों का, और ये मुझे ये इसको पढ़ते हुए ये बार बार लगता है कि जैसे हम जंगल में जाएं और जंगल में
चीड़ के हवा में झूलते चीड़ की साएं साएं वह जंगल की निस्तब्धता को कोलाहल में भरती है। वह कोलाहल बेमानी नहीं है। वहां प्रभाव की दृष्टि से यहाँ फिर एक बिंब आता है। मैं जब कलात्मकता की बात सोचती हूँ, मैं बिंबों के अतिरिक्त इस उपन्यास में कुछ भी नहीं ले पाती हूँ। और हर बिंब कविता की तरह एक स्वप्न को पोषित करता है कि वह जो आलाप है हवा और पेड़ और जंगल, इन तीनों के बीच में जो आलाप हो रहा है वह दरअसल समय को सृजन करने की एक संवेदना का आख्यान है। हो सकता है नहीं, निश्चित रूप से इस उपन्यास का पाठ करने के लिए बहुत से एंगल्स होंगे। जेम्स जॉयस के यूलिसिस की छाया भी है। मैंने जेम्स जॉयस, मुझे एमए में लगा करता था यूलिसिस ही, लेकिन मैं उसको पढ़ नहीं पाई थी, तो मैं इसीलिए प्रमोद जी इस पर बात नहीं कर पाऊंगी कि इस उपन्यास पर जेम्स जॉयस के यूलिसिस की छाया है या नहीं। लेकिन ये जो इलियड का कैरेक्टर है, इलियड होमर का जो महाकाव्य है, उसका जो एक कैरेक्टर है यूलिसिस, जो कि वॉर ऑफ ट्रॉय का हीरो है, वह उसकी सेना और उसकी सेना का वो जो लोटस ईटर हो गई थी, और किस तरह से उन्माद में और आत्मविस्मृति में और वो महान काम करने के दंभ में वह किस तरह से विघटन की शिकार हुई है, उसके प्रतीक जरूर मुझे इस उपन्यास में दिखाई पड़ रहे हैं। तो अंतिम लय के तौर पर मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रत्येक कला का लक्ष्य होता है मनुष्य की चेतना को लिबरेट करना, उन्मुक्त करना, यह उपन्यास भी जिस मनुष्य की परिकल्पना कर रहा है उस मनुष्य को मैं जोरबा द ग्रीक, जो ग्रीक राइटर का मैं नाम भूल गई, राइटर का निकोलस समथिंग नाम है उनका, उनका जो उपन्यास जोरबा द ग्रीक में जो जोरबा कैरेक्टर है, जो अपनी जिजीविषा और तमाम विसंगतियों के साथ टकराकर वहां से ध्वस्त होने, नष्ट होने के लिए नहीं, बल्कि वहीं से जीवनी शक्ति पाने का, मनुष्य से प्रेम करने का और मनुष्य के बहाने पूरे समय समाज के साथ जुड़कर उसे एक नया रूप देने का जो संस्कार और चेतना और जो ऊर्ध्व औदात्य पाता है, वह एक मनुष्य है। मनुष्य जब तक अपने परिवेश से जुड़ेगा नहीं, उसका आकलन नहीं करेगा और अपने भीतर झांक कर समय को गढ़ने की बात नहीं करेगा, तब तक हम सिर्फ प्रतीक्षा ही करते रह जाएंगे मृत्यु की या सृजन की। जबकि मनुष्य वह है जो सृजन के दायित्व को अपने कंधों पर ले, क्योंकि कंधे बहुत छोटे नहीं होते हैं। 56 इंच का सीना बेशक बहुत छोटा होता है, लेकिन कंधों में आसमान थामने की ताकत होती है, और ये कंधे मुझे प्रोमेथियस की चेतना की भी याद दिलाते हैं। शुक्रिया इस बहुत अच्छे उपन्यास का पाठक और पाठ के साथ इसके साथ संवाद करने का एक अवसर देने के लिए। प्रियमवत जी की यह एक बहुत महत्वपूर्ण रचना। शुक्रिया। रोहिणी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस विस्तृत चर्चा के लिए, और इस महत्वपूर्ण उपन्यास पर आपने अपनी जो बातें रखी वो कई आयामों पर दृष्टिपात करती हैं, और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। और पाठकों दर्शकों से भी ये करता हूँ कि नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह हम फिर और किसी दूसरे दृष्टिकोण से इस पर चर्चा करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।